धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जंग का आज 18वां दिन हो चुका है। मौतों का आंकड़ा अगर फिलिस्तीन के हिसाब से बात करें तो 5100 पार कर चुका है। 2000 के करीब बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। बहुत सारी तादाद में औरतें भी मारी गई हैं, लेकिन फिर भी इजराइल की जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो इजराइल ने यह तक कह दिया है कि हम तेल नहीं जाने देंगे गाजा में। जी हां, गाजा में तेल नहीं जाने देंगे जब तक के तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता है हमास, क्योंकि इसी तेल का इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ कर सकता है। उधर अमेरिका भी कुछ ऐसी बातें कर रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति से पत्रकारों ने पूछ लिया तो उन्होंने कह दिया कि जब तक बंधक सारे के सारे नहीं छोड़े जाएंगे तब तक किसी तरह की कोई जंगबंदी, सीज फायर नहीं होगा। इधर हमास कह रहा है कि तेल को आने दिया जाए, तभी वो 50 ऐसे लोगों को छोड़ेगा जिनके पास दो देशों की या दोहरी नागरिकता है, यानी कि 50 लोगों की डील के दम पर हमास तेल चाहता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि तेल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और आपको पिछले हफ्ते बुधवार को ओआईसी की मीटिंग भी याद होगी। उसमें ईरान ने एक मुद्दा उठाया था कि भैया इजराइल को तेल देना बंद कर दो, और इजराइल के जितने भी सिफारत खाने खुले हुए हैं वहां से उनके सुफरा को यानी कि राजदूतों को भगा दो। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि एक हफ्ते में वो तो कुछ कर ना पाए, लेकिन उसी तेल के दम पर इजराइल लगता है हमास के घुटने तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो अभी जमीन पर भी नहीं उतरा है। तो इस तेल वाली कहानी को कैसे देखा और समझा जाए, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार बट के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया। और हम शुरुआत करते हैं सवालों की। तो पहला सवाल मैं आपसे जो लेना चाहता हूं वो ये कि तेल के ऊपर जो दुनिया निर्भर करती है, क्या उसमें अरब देशों की सबसे ज्यादा भूमिका है? और क्या वाकई में अरब देश इस तेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस जंग में? देखिए, अगर अरब हुकूमतें चाहें तो बहुत यकीनी तौर पर अगर तेल को सही तरीके से जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो मैं समझता हूं दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें घुटनों में होंगी। और यहां इसीलिए डेमोक्रेसी कभी नहीं पनपने दी जाती। जो बादशाह हैं वो खुद उन्हीं के रहमो करम पर हैं जिनके खिलाफ इस हथियार को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चूंकि अवामी नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ भी खुल करके नहीं बोलती। लेकिन अब डर इतना जरूर हो गया है कि जो बाइडन से मिलने से इनकार किया जब जो बाइडन वहां पहुंचे, तो उस हद तक तो खौफ उनके अंदर है, लेकिन जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के इंडिया में या दूसरे मुल्कों में बैठ के बड़ी आसानी से कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि तेल को वो हथियार बना सकते हैं, लेकिन अगर वो तेल नहीं बेचेंगे तो बाकी चीजें उनको भी नहीं मिलेंगी। दिक्कतें तो उनके सामने भी होंगी ना। लेकिन एक बुनियादी बात है, देखिए हमें यह सबक लेना चाहिए ब्रिक्स मुल्कों से। ब्रिक्स मुल्क जो अभी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में उनकी समिट हुई थी, उसमें बहुत से मुल्कों की तादाद बढ़ रही है। उसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क भी उसमें शामिल हुए हैं। और उन्होंने अमेरिका के डॉलर को खत्म करके अपनी करेंसी और अपना पैसे का लेन देन का सिस्टम शुरू करने का सिलसिला शुरू किया है। अगर मुस्लिम मुल्क आपस में कारोबार करें और एक दूसरे को दुश्मन ना समझें तो एक दूसरे की जरूरत पूरी की जा सकती है। ताजा मिसाल, पिछले कुछ साल पहले जब सऊदी अरब ने और उसके साथ 3 और मुल्कों ने कतर से ताल्लुक खत्म किया तो कतर की जरूरतें ईरान और तुर्की से पूरी हुई। तो ये मुल्क आपस में अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये अपनी हैसियत को समझें, अपने मुल्कों की अहमियत को समझें और अपने हाथ में जो कुछ भी उसको मीन्स कहिए या हथियार कहिए उसको सही अगर इस्तेमाल करें और किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, अपनी हिफाजत के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओआईसी की जो मीटिंग हुई जिसमें ईरान ने इस मुद्दे को उठाया कि भैया तेल देना इजराइल को बंद कर दो, उसके सिफारत खाने बंद कर दो, उसके सुफरा को भगा दो, तो क्या सिर्फ वो चाय पीने तक, बिरयानी खाने तक जो है वहीं तक खत्म हो गई वो बातचीत? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ओआईसी और अरब लीग, एक का हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में, एक का हेडक्वार्टर मिस्र में। दोनों अक्सर अब से पहले बहुत बार ये बात सामने आ चुकी है
कि वो अमेरिका और इजराइल को बचाते बचाते काम करते हैं, कुछ बयानात दे दिए और वहीं बात खत्म। तो ये बात मैं फिर वहीं कहूंगा, चूंकि डेमोक्रेटिक हुकूमतें नहीं है, चूंकि अवामी नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है, इसलिए वो अपनी रीढ़ की हड्डी उनकी मजबूत नहीं है। लेकिन अब अवाम का प्रेशर उन पर इतना है, इतनी हिम्मत उन्हें मिली है कि वो जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर सकते हैं। चलिए, अब उनको इतनी हिम्मत मिल गई है, जनता का गुस्सा इतना है और उसका असर उनके फैसलों में दिखने लगा है। लेकिन लगता है इजराइल समझ गया है कि तेल की कितनी कीमत है और तेल की कितनी ताकत है, तो उसने कह दिया कि वो गाजा में तेल नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि अगर ये तेल पहुंचा तो इस तेल का इस्तेमाल हमास करेगा, और जो वो हमास की रीढ़ की हड्डी को पहले ही तोड़ देना चाह रहा है वहां चारों तरफ पाबंदियां लगा के, ताकि जब जमीन पे उतरे तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हमास का हो और कम से कम नुकसान इजराइल का हो। वो इस फार्मूले पे काम जरूर कर रहा है। देखिए, जमीन पर उतरे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपके चैनल पर एक मुख्तसर, एक जिसे कहते हैं ना खबर ब्रेक करना, अभी मुख्तसर खबर ये आई है, उसकी डिटेल अभी और आएगी। वो ये कि कल इजराइल ने लिमिटेड जमीनी हमला शुरू किया दो इलाकों में, एक तो रफा शहर की तरफ, एक खान यूनुस की तरफ। रफा शहर की तरफ जब ये घुसे, हमास ने उन्हें वहां से भगाया और वो दसियों टैंक छोड़ करके भाग करके चले गए। इसी तरह से खान यूनुस में भी वहां से भी फरार हो गए। तो ये जो 2 हफ्ते से टेम्पो बनाया जा रहा था कि हम आ रहे हैं और जमीनी हमला कर रहे हैं, और हमारे भी जो गोदी मीडिया के चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इजराइल जमीनी हमला कर रहा है, और सब इससे पहले ये भी, मैंने तो एक चैनल पे ये भी कहते हुए मुझे हंसी आ गई सुन करके कि इजराइल ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया। हम आपको बताएंगे सीक्रेट प्लान। अबे अहमको, बेवकूफो, ये समझो कि जंग का सीक्रेट प्लान अगर आप तक आ गया तो सीक्रेट कहां रह गया। तो अभी सीक्रेट वो था जो 7 अक्टूबर से पहले का था, जिसकी हवा नहीं लगी इजराइल को, और आज तक, अब तक इजराइल ये कह रहा है कि हमारे अब एक खास चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि इजराइल अब सिमट रहा है, सुकड़ रहा है। लेबनान और गाजा के बॉर्डर के आसपास की बस्तियां खाली कराई गई हैं। कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस से जो आंकड़ा बताया गया है वो ये कि 2 लाख इजरायली बेघर हुए हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। उनको होटलों में, गेस्ट हाउसेस में, हत्ता के टेंटों में रखा जा रहा है। एश्केलॉन के मेयर का कल बयान आया कि हम अब टेंट सिटी बनाने जा रहे हैं। तो जो लोग दूसरों के घरों पे कब्जा करने आए थे, अब उन्हें सड़क पे जीने का, रेफ्यूजी कैंप में रहने का मजा अब आएगा, ये देखने की बात। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन वापस आते हैं तेल के मुद्दे पे। हालांकि आपने जो जमीनी जंग की बात की उस पर कल हम खबर ब्रेक कर चुके हैं और हमारे यहाँ विवरणों ने अच्छे खासा उसको पसंद भी किया है, जिसमें ये तक टाइम्स ऑफ इजराइल ने पुष्टि की कि उनका एक सैनिक भी मारा गया और कई उसमें घायल भी हुए हैं। क्योंकि आपके पास कह रहे हैं कि डिटेल्स आएंगी तो उस पर आप जाएंगे विस्तार में तो मिल जाएंगी चीजें। लेकिन मैं आता हूँ फिर तेल पे। इजराइल समझ रहा है तेल की कीमत को, और मुस्लिम देश है वो नहीं समझ रहे हैं, और हमास भी समझ रहा है कि अगर तेल ना मिला तो वो आगे लड़ नहीं पाएगा। जाहिर है वो एक मुश्किल तो बढ़ेगी। देखिए, जब बिजली भी जनरेटर से चलती हो, जब बिजली का जो बनाने का जो सेंटर है वो तबाह कर दिया गया हो, और बिल्डिंगें हम यहाँ लोग समझ भी नहीं सकते। मसलन बंबई में अगर कोई खुदा ना खास्ते कोई मुसीबत आ जाए, किसी एक बिल्डिंग में बिजली ना हो और 20वें माले पर कोई रहता हो, तो उसको तो आने जाने में ही परेशानी हो जाएगी, वो चलेगा नहीं। तो उस तरह की हालत में वो गुजर रहे हैं, और उस मुश्किल में अब ये जो इंसानियत दोस्त मुल्क अपने आप को कहते हैं, वो चेहरा कहां बचा करके भागेंगे। अमेरिका एक तरफ तो ये कह रहा है कि जंगी जो जमीनी जंग है उसे ना करो, दूसरी तरफ कह रहा है कि हमास को आप तबाह करो, हम आपके साथ हैं। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, और एक बहुत ही बड़ा मकसद इनका यह है कि इतनी बमबारी करो कि आम लोगों को हमास से नफरत हो जाए, या उन जैसे ग्रुप से नफरत हो जाए कि इनकी वजह से हमें मुसीबत आ गई है। लेकिन वो तो अपनी आजादी के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने जो कब्जा है इजरायली, पूरा मुल्क फिलिस्तीन पर कब्जा करके बसा हुआ है। अगर वो अपना मुल्क, अपना घर आजाद कराना चाहते हैं तो उसमें वो उन्हीं लोगों के लिए तो वो कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए वो
उन्हीं लोगों के लिए वो कर रहे हैं, इसलिए जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है हमास के खिलाफ, वो नैरेटिव नहीं बन पाएगा। लेकिन अब यहाँ एक सवाल तो पैदा हो सकता है, चलो भैया अरब मुल्कों, आप तेल को हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम उस तेल से हमास की, फिलिस्तीन की मदद तो कर सकते हो। वे क्यों नहीं भेज देते हैं तेल वहां पे? अरे भाई, बात वही है कि फैसला तो तेल अवीव में होना है ना, वॉशिंगटन में। तेल अवीव, रियाद में ये फैसला नहीं होने वाला, ये कायरो में फैसला नहीं होने वाला है, ये दुबई में, अबू धाबी में फैसला नहीं होने वाला। मुश्किल तो यही है ना, फैसला उन लोगों के हाथ में है। जब जिस मुल्क में भी ये लोग आते हैं अच्छे ताल्लुकात के नाम से, असल में उन मुल्कों को तबाह करते हैं और अपने तरीके से उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी चलाना चाहते हैं। और जब खुद जद में आ रहे हो तो अपने खिलाफ तो जो भी दुश्मन होगा उसके खिलाफ उनसे काम लेंगे ही। आपको याद है जंग शुरू जब हुई थी तो शुरू में यूएई ने और सऊदी अरब ने उन्हें टेररिस्ट कहा था, टेररिस्ट कहा था हमास को, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। तो ये जब इस किस्म के हुक्मरान होंगे तो कहां मुसलमानों की बात करेंगे? क्या ईरान किसी रास्ते से इनको जो है, जो मदद के दावे करता है हिजबुल्लाह को, हमास को और इराकी, मलेशिया और तमाम लोगों को, क्या तेल नहीं भिजवा सकता इनके पास? जमीनी देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता जो खुला हुआ है वो मिस्र के रास्ते से है। और मिस्र के रास्ते से जो भी माल जाएगा उसमें मिस्र का, इजराइल का कंसेंट होना जरूरी है। तो ईरान या कोई भी मुल्क, अभी देखिए आपको याद है जब हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी फिलिस्तीन गए थे, रामल्ला गए थे, हमने कुछ कंप्यूटर भेजे थे वहां की यूनिवर्सिटी के लिए। कंप्यूटर्स रोक लिए थे साहब इजराइल ने, एयरपोर्ट पर नहीं जाने दिए थे हमारे प्रेसिडेंट के पहुंचने के टाइम तक। तो जहां कंट्रोल इस हद तक हो, हुकूमतें उनकी जेब में हो, तो कैसे पहुंचे? ये देखिए, ये सवाल दूर से जोग्राफियाई तौर पर, जब तक ग्राउंड पर आपको जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब जंग में है, और मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है, तो रास्ता बना लीजिए ना जी। नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती बना लीजिए, मानवता के नाम पे बना लीजिए। देखिए आने वाले वक्त में और आगे क्या होगा ये नहीं मालूम, ये ना हम जानते ना आप जानते, लेकिन ये बात सामने आई थी कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो हम पहुंच जाएंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान भी तकरीबन उस किस्म की बातें अब तक करता रहा है। क्या कुछ तालमेल है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स में और ईरान में और हिजबुल्लाह में? वो तो जो अंदर के लोग हैं वो बेहतर जानते होंगे, और किस स्टेज में वो आए वो भी वो जानते होंगे। लेकिन मुझे एक वाकया याद आता है, मई 2021 में जब जंग हुई थी, उस वक्त यमन के हुती अंसारुल्लाह ने फिलिस्तीनी ग्रुप से पूछा था कि आप हमें टारगेट्स बताइए, लोकेशंस इजराइल की, हम यहां से मारेंगे। उस वक्त उनको उन्होंने रोका था, उस वक्त उन्होंने रोका था कि अभी आपके शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम ही निपट लेंगे। अभी कुल मिला के ये बात हम लोग समझ सकते हैं आपके मुताबिक कि पड़े ही हमास के पास अपना तेल खत्म हो जाए या तेल ना पहुंचे, वो अंदर से पड़े ही कमजोर हो, लेकिन हिजबुल्लाह और हुती, ये तमाम जो लोग हैं, ये सबक सिखा देंगे इसराइल को। बिल्कुल वो तैयार बैठे हुए हैं। इससे पहले मई 2021 जंग के दौरान, जंग के बाद, ये सारे जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप्स अब सिर्फ वो नहीं है जो गजा में है, उसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में हजदल शाबी है, और यमन में हुती हैं, और हजदल शाबी के अलग अलग ग्रुप्स हैं। उसमें एक का नाम हिजबुल्लाह ब्रिगेड है, जिसे अरबी में कताब हिजबुल्लाह कहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका ने दखलंदाजी की इस जंग में तो हम जो यहाँ इराक के अंदर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं और इस इलाके में जो फौजी अड्डे हैं, हम उन पर हमला करेंगे। और 2 दिन पहले सीरिया और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले हो चुके हैं। चलिए ठीक है, कुल मिला के ये है कि पड़े ही हमास अंदर से कमजोर हो जाए, क्योंकि तमाम तरफ से पाबंदियां लगी हैं, खाने पीने की चीजें ना हो, तेल ना हो, लेकिन हिजबुल्लाह और तमाम हुती जो हैं और उधर से इराक के तमाम जो भी संगठन है वो हमला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा, अगर ये स्थिति बनेगी तो फिर तो जो अमेरिका अभी बैकएंड से जो है इसमें सपोर्ट कर रहा है, वो खुद अड़ के खड़ा हो जाएगा। अमेरिका ने अपने फौजी एडवाइजर इजराइल भेज दिए हैं जब हमारी आपकी बात हो रही है। देखिए बुनियादी बात यह है कि मरने का जज्बा कहां से लाओगे?
इजरायली फौजी अपने प्राइम मिनिस्टर को मुंह पे गालियां दे रहे हैं भाई, वो रिपोर्टिंग खुद इजरायली मीडिया कर रहा है। तो जो फौजी इतने डरे हुए हैं मौत से, जंग लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, सिर्फ हथियारों से काम नहीं होता, ये हमने बहुत बार देखा है। अब भी इतने बड़े हथियार, आयरन डोम और क्या क्या नाम लिए जाते थे, वो कहां फुस हो गए? 7 अक्टूबर को कहां चले गए थे ये सब? तो हकीकत यही है, अब से पहले नैरेटिव बनाया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। अब से पहले भी मैंने आपके चैनल पर कहा, ये प्रोजेक्शन किया था मीडिया के जरिए कि इजराइल की फौज को कोई नहीं हरा सकता। ये प्रोजेक्शन किया गया था कि मोसाद, उनके पास ऐसी खुफिया एजेंसी है कि बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह से शायद पूरी दुनिया पर नजर रखती है। दीवार के पार क्या हो रहा है वो तो देख नहीं पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए, किसी और को क्या बचा पाएंगे? ये जो एक हवा बनाया गया, अब वहां हवा निकल रही है और मुसलसल अब टेंटों में रहने पर मजबूर हैं वो शिद्दत पसंद यहूदी जो फिलिस्तीनियों के घर में आकर के कब्जा किया था। चलिए, जो दूसरे के घर पे कब्जा कर रहे थे और उन्हें टेंटों में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे, वो अब खुद टेंटों में आ गए हैं। ये स्थिति बन गई है 18 दिन के बाद। जंग रुकती नहीं है, लंबी चलनी है, सीधे जो हैं वो पल पल बदल रही हैं। जो भी मुद्दा आता है उसे समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमें लगा कि तेल पे बात की जानी चाहिए, तो आपके सामने रख दिया। जो भी आपकी राय हो जरूर दीजिएगा। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।